गुड मॉर्निंग। हमारा फोर्थ लेसन है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक आर्टिकल से लिया गया है। हम सभी जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और जो दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसके बनाने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है, बहुत अहम रोल इनका रहा है। तो पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर चलते हैं लेसन की तरफ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14th अप्रैल 1891 इन द टाउन एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट ऑफ महावा, नाउ डॉक्टर अम्बेडकर नगर इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को महूज मध्य प्रदेश में एक टाउन है, ये यहाँ पे पैदा हुए। उस जगह का नाम अभी डॉक्टर अम्बेडकर नगर रख दिया गया है। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। उन्होंने अपनी डिग्री, अपना ग्रेजुएशन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कंप्लीट किया। ही सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड द डॉक्टरेट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली, अपना उन्होंने डॉक्टरेट कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंप्लीट किया। He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of chairman of the drafting committee। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाद में उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया, जो बहुत ही बिग और चैलेंजिंग टास्क था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication and commitment for the welfare of our country। अपने मुल्क के लिए जो उनकी खिदमत रही हैं, अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए जो उनका डेडिकेशन रहा, जो उनका कमिटमेंट था, और जो भी मुल्क की भलाई के लिए उन्होंने काम किए, और जो भी सोशल वेलफेयर उन्होंने किए इंडिया के लिए, भारत के लिए, उसके लिए उन्हें उनकी मौत के बाद भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। Dr. Baba Saheb Ambedkar has laid emphasis on the values of liberty, equality and fraternity। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी, मसावत, भाईचारे, इन सारी वैल्यूज़ पर, इन सारी कदरों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक दीज प्रिंसिपल्स विल मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उनके मुताबिक ये भाईचारा, इत्तेहाद, आज़ादी, ये जो इस उसूल है, ये जो प्रिंसिपल है, ये इंडिया को एक मजबूत मुल्क बनाएंगे, एक मजबूत कौम बनाएंगे। ही ओपाइंस दैट हीरो वर्शिप इज़ ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप एंड द कोलैप्स ऑफ ए नेशन। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो हम इस लेसन में देखेंगे बहुत अच्छे से, कि जो हीरो वर्शिप इंडिया में, जो एक हीरो वर्शिप का ट्रेंड है कि किसी को भी एक को हीरो बना दिया जाता, उसको पूजने की हद तक के उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसके सारे लोग उसके भक्त हो जाते हैं। जो भक्तिज़म है वगैरह है इंडिया में, जो डिवोशन है, तो ये पूरी कौम को तबाह कर सकता है, पूरी कौम को ढा सकता है। जबकि आज़ादी, इत्तेहाद, मसावत, सबको बराबरी का दर्जा, ये हमारे मुल्क को, ये हमारी कौम को एक मजबूत कंट्री, एक विशाल कंट्री बना सकता है। तो चलते हैं लेसन की तरफ। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दस्तूर के सुतून, लोकतंत्र के स्तंभ। If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? अगर हम डेमोक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपने देश में लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, तो हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ ऐसे नाम के लिए डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि हकीकत में अगर हम चाहते हैं कि अमली तौर पे हाँ दिख रहा है कि देश में लोकतंत्र है, लोगों को आज़ादी है, अपने धर्म की आज़ादी है, वो बातचीत की आज़ादी एंड एवरीथिंग, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ऐसा दिख रहा है पूरे मुल्क में, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives। ज़िंदगी का बुनियादी मकसद जो मतलब जो भी इंसान, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि हम हमारे सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी इंसान की एक नॉर्मल लाइफ में।
तो अगर हम चाहते हैं कि कंट्री में डेमोक्रेसी रहना चाहिए, देश में गणतंत्र रहना चाहिए, तो क्या करना है कि ये जो हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए हमको ज़रूरी है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इसको अचीव करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पकड़ने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के से ही इसको पूरे करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हुए किसी की ज़ात, बिरादरी, किसी के धर्म पर कोई हर्फ नहीं आ रहा है, कोई हम किसी के ज़ात, धर्म, बिरादरी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझ रहे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, जब कोई रास्ता नहीं था ये इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं था, कोई भी दस्तूरी तरीका नहीं था, देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। जब तक कि भारत का दस्तूर नहीं बना था, भारत का संविधान नहीं बना था, तो ये हमारे इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोई भी संविधानी तरीका या दस्तूरी तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं था। तो लोगों के पास में नंबर ऑफ जस्टिफिकेशन थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को सही साबित करने के लिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को वो बहुत तरीके से जस्टिफाई कर लेते थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते। जैसे जो निचली ज़ात के लोग हैं उन लोगों का इस्तेसाल किया जाता और उन लोगों को कम पैसे देकर और उनको हल्का समझकर उनको उनकी उजरत बराबर ना दे के उनसे काम लिया जाता और उनको नौकर रखा जाता, फ्री के नौकर अपने घर में उनको रखा जाता। और जो देश का आला ज़ात का तबका था, जो ऊंची ज़ात का तबका था, वो और अमीर से अमीर होते जाता और ज़िंदगी में बहुत सहूलतें हासिल करता। तो वो अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वो नीची ज़ात के लोगों का वो इस्तेहसाल कर रहे थे और उनके पास में बहुत सारे जस्टिफिकेशन थे उसको सही साबित करने के लिए, बहुत सारे बहाने, बहुत सारे हीले जवाब थे। लेकिन जब बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन, लेकिन जब भारत का दस्तूर बना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स खुल गए, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। तो इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के लिए, इन गैर दस्तूरी तरीक़ों के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई भी जवाब नहीं हो सकता, कुछ भी इसे सही साबित नहीं कर सकता। These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned the better for us। ये जो मेथड्स थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये मेथड्स थे, ये कुछ नहीं बल्कि एक इंतशार था देश में, एक बेतरतीबी थी देश में, कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था, कंट्रोलिंग सिस्टम का कोई रिकग्निशन नहीं था। तो और जल्द ही वो सारे ख़त्म हो गए और यही हमारे लिए अच्छा है। The second thing we must do is to observe to caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy। देखिए, याद रखिए, पहली चीज़, दो चीज़ें करना है। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको हमारे सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ही यूज़ करने हैं। सेकेंड थिंग क्या है, जो एक सेकेंड थिंग जॉन स्टार्ट मिल ने बताई है, डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं, उनका रेफरेंस दे रहे हैं कि जॉन स्टार्ट मिल ने बताई है कि जो भी लोग डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है, जो भी चाहते हैं कि भारत में जमहूरियत हो, देश में जमहूरियत हो, डेमोक्रेसी हो, गणतंत्र हो, तो उनको क्या करना चाहिए, नेमली नॉट टू ले देयर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ इवन ए ग्रेट मैन और टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस। कि हमको आज़ादी के नाम पर जो बड़े लोग हैं, जो ग्रेट लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, ये किसी भी तरह से आइदर रिलीजियस पर्सनालिटी हो या पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो या सोशल पर्सनालिटी हो या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, वॉट एवर, मतलब जो हु एवर, जो भी ग्रेट पर्सनालिटी है,
तो उनके बिल्कुल कदमों में गिर जाना और उन पे उनको पूरे सब कुछ उनके हाथ में थमा देना, सब कुछ उनका ये करना। जैसे इंडिया में एक भक्ति का बहुत रुझान है, भक्ति का ट्रेंड है कि लोग किसी के भी भक्त हो जाते हैं, जिससे भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग इंसान है, थोड़ी सी उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं, या फिर इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल पूजने लगते हैं और सारे पूरी भागदौड़ उसके हाथ में थमा देते हैं। कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं समझते क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। जो ग्रेट मैन हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, उनके शुक्रगुजार होने में कुछ भी गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल, उनके शुक्रगुजार होने में कुछ भी गलत नहीं है। हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री, जिन्होंने अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए बहुत सर्विसेज दी है, सारी ज़िंदगी देश के लिए खुद को डेडिकेट किया। उनका कंट्रीब्यूशन सारी ज़िंदगी ही रहा, बहुत उन्होंने खिदमत की देश के लिए, बहुत कुछ उन्होंने अच्छा किया। ऐसे लोगों के ग्रेटफुल होने में कुछ भी गलत नहीं है। बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस, लेकिन ग्रेटफुलनेस की भी लिमिट है, शुक्रगुजार होने की भी लिमिट है कि, और वो लिमिट क्या है देखते हैं। As has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell, नो, और वो क्या लिमिट है, आयरिश पेट्रियट डेनियल ने कहा है, ओ कैनल, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर। कोई भी इंसान अपनी इज्जत की कीमत पर किसी का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। यस, आपकी को किसी का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर हिम और हर। लेकिन आप अपनी इज़्ज़त की कीमत पे उसके शुक्रगुजार नहीं हो सकते कि आपने अपनी इज़्ज़त उसके कदमों में रख दी है, या वो जिस तरीके से चाहे आपको इस्तेमाल करे, या फिर आप उसको पूजने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चेस्टिटी। कोई भी लेडी, कोई भी वुमन किसी की भी अपनी चेस्टिटी की कीमत पर, अपनी इज़्ज़त व इफ़्फ़त व असमत की कीमत पर किसी की ग्रेटफुल नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए। कि अगर किसी ने उसके साथ में कुछ बहुत अच्छा किया और वो उसकी शुक्रगुजार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको उसकी भी चेस्टिटी को एक्सप्लॉइट करे, या उसकी चेस्टिटी को हर्ट करे, या वो उसको इस्तेमाल करे। ये नहीं होना चाहिए। या फिर वो उसके साथ की भी उसको किसी भी तरह ले, उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी। और कोई भी मुल्क, कोई भी देश, कोई भी कौम को अपनी आज़ादी की कीमत पर किसी के ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। आज़ादी की कीमत पर, जैसे अंग्रेज़ इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। एजुकेशन अंग्रेज़ों के ज़माने में स्टार्ट हुई, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की एजुकेशन। देन जो सती की रस्म पे पाबंदी अंग्रेज़ों ने ही लगाई थी। हाँ, हमारे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन राय वगैरह, जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन जो कानून बनाया वो अंग्रेज़ों ने बनाया। बच्चों की शादी और बेवाओं की दोबारा शादी के लिए कानून भी अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बने। जो कोर्ट सिस्टम आया, और भी बहुत सारी रेलवे अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने इंडिया में बहुत कुछ बहुत अच्छा किया है, लेकिन उस साथ ही वो हमको ग़ुलाम बना रहे थे। अगर तो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे थे तो हम ग्रेटफुल होते हुए उनके ग़ुलाम हो जाते, और अपनी लिबर्टी की कीमत पे, अपनी आज़ादी की कीमत पर उनको कबूल करते, उनको उनके ग्रेटफुल रहते। ये मुमकिन नहीं था, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। This caution is for more necessary in the case of India than in the case of any other country। तो ये जो एहतियात है कि कोई भी आदमी अपनी इज्जत की कीमत पे, कोई औरत अपनी चेस्टिटी की कीमत पे, और कोई मुल्क, कोई देश अपनी लिबर्टी की कीमत पर, किसी अपने आज़ादी की कीमत पर किसी की ग्रेटफुल ना हो, ये इंडिया में सब ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ये प्रिकॉशंस लेने की, अदर देन दूसरी कंट्रीज़ से ज़्यादा इंडिया में इसकी एहतियात की ज़रूरत
बहुत है। क्यों ऐसा, क्यों इंडिया में भी सारे नॉर्मल इंसान है, दूसरी कंट्रीज़ में भी वैसे ही दो हाथ दो पैर वाले और वैसे ही ब्रेन वाले इंसान है, फिर ऐसा क्यों कि इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है इंडिया में? बिकॉज फॉर इन इंडिया के लिए भक्ति और व्हाट में बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप प्लेज ए पार्ट इन इट्स पॉलिटिकल अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिकल ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। कि इंडिया में जो भक्ति का तस्वुर है, भक्ति या जिसको आप डिवोशन कहते हैं, या फिर हीरो वर्शिप की, किसी की हद से भी ज़्यादा तारीफ़ करना, किसी को बहुत से भी ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना, किसी को भगवान मानने लगना, ये जो चीज़ें हैं, जैसे अब डॉक्टर अंबेडकर है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी सर्विसेज की, उन्होंने लाइफ लॉन्ग सर्विसेज दी इंडिया को, कंट्री के लिए। जो देश में भेदभाव था उसको ख़त्म किया, और सबसे पहली बात कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हमको दिया। बहुत कुछ इन्होंने बहुत अच्छा किया। रियली ही इज़ अ हीरो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा डॉक्टर अंबेडकर से फ़ायदा हुआ है, वो अभी उनको भगवान मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये तो एक एग्जाम्पल है डॉक्टर अंबेडकर। कोई भी सचिन तेंदुलकर की जब 100 सेंचुरीज कंप्लीट हुई थी, तो सचिन तेंदुलकर का लोगों ने स्टेचू बनाया और उसकी पूजा करने लगे। और रामदेव बाबा हैं, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे इन्वेंशंस लेकर आए, तो लोग उनकी पूजा करने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत, ये इंडिया में ये होता है, बिल्कुल कॉमन है कि किसी की भी अच्छी सर्विसेज दिखती है, किसी का भी सोशल वेलफेयर दिखता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज़ किसी की भी दिखती है, तो उसको हद से भी ज़्यादा एडमायर करते हैं उसको, और उसको की पूजा करने लगते हैं, उसको एकदम उसके भक्त बन जाते हैं। और ये पॉलिटिक्स में साथ साथ ही चलता है। मतलब पॉलिटिक्स में इसकी हमारे पॉलिटिक्स में हमारे इलेक्शन मज़हब के और ज़ात के नाम पे ही लड़े जाते हैं इंडिया में। भले ही कितने भी विकास की और एजुकेशन की और दूसरी सारी चीज़ों की बातें होती है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे सारे स्टेट्स में इलेक्शन मज़हब के नाम पे और भक्ति के नाम पे ही लड़े जाते हैं। भक्ति का बहुत ज़्यादा रोल है इंडिया में, तो ये नहीं होना चाहिए। भक्ति इन रिलीजन में भी रोड टू द सेल्वेशन ऑफ द सोल। हाँ, रिलीजन की हद तक के, आपके मज़हब तक के हद तक की भक्ति है, तो वो सेल्वेशन ऑफ द सोल हो सकता है। सेल्वेशन ऑफ द सोल जो मुक्ति या मोक्ष, हिंदुओं में जो कंसेप्ट है कि मरने के बाद में जब आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो इंसान को मोक्ष मिल जाता है, निजात मिल जाती है। शायद वो ऐसा कंसेप्ट है कि इंसान का बार बार जन्म होता है। कई बार कुछ लोग तो 7 जन्म कहते हैं और कुछ कहते हैं कि 32,000 जन्म, और अलग अलग उसमें है प्रिविलेज, कोई कुछ कहता है। बहरहाल पुनर्जन्म पे ये लोग विश्वास रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि इंसान जो कुछ भी गुनाह करता है, ये लाइफ में उसने जो कुछ भी गुनाह किया तो अगले जन्म में उसको वो पाप भुगतने पड़ते हैं, और उसका उतने बार वो मरता है और उतने बार उसका जन्म होता है जब तक कि उसके सारे गुनाह साफ़ नहीं हो जाते। फाइनली उसको मोक्ष मिल जाता है, सैल्वेशन मिल जाता है उसको। तो अगर भक्ति रिलीजन की हद तक के है कि हाँ आप खुदा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, और जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है आप वो सारी चीज़ें करते हैं, तो ये हो सकता है कि उससे आपको सैल्वेशन मिल जाए। बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज़ ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में भक्ति आ जाए, पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप आ जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड करता है कंट्री को तबाह व बर्बाद करते हैं, और फाइनली कंट्री में आमरियत आ जाती है, आमिराना निज़ाम आ जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। यानी कि अभी आप जिसको भक्त मान रहे हैं वो अपनी मनमानी फैसले करता है, अपनी मनमानी, फिर वो किसी की भी नहीं मतलब शुरुआत में तो जो उसके भक्त होते हैं वो उनके फेवर में डिसीजंस लें, उनके फेवर में कानून बनाए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको इक़्तिदार का ऐसा नशा चढ़ता है
कि वो जो उनके होते हैं वो फिर वो देश के लिए काम नहीं करता है, फिर वो अपने लिए काम करता है। एक डिक्टेटरशिप हो जाती है, अपने अपने वालों के लिए वो काम करता है, उल्टे सीधे कानून बनाए जाते हैं, लोगों को हैरेस किया जाता है और लोगों की कोई पुकार नहीं होती। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद अगर भक्ति बहुत ज़्यादा है तो। Anyway, on the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. 26 जनवरी 1950 को हम यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे संविधान दिवस बनाते गणतंत्र दिवस मनाते, नॉट संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को, जो कि 26 जनवरी 1950 में ये बाकायदा अमल में आया था। तो इस दिन क्या हुआ कि हम 26 जनवरी 1950 में एक कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ में दाखिल हो रहे हैं। अभी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? एक तरफ तो ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है, यहाँ पर लिबर्टी है, यहाँ पे फ्रेटर्निटी है, यहाँ पे इक्वलिटी है, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन किस बात का? तो चलिए देखते हैं। In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality। कि जब संविधान बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो पॉलिटिक्स में तो हम सभी को इक्वलिटी मिल गई। हर इंसान को, हर भारत के सिटीज़न को वोट डालने का हक हासिल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उसको वोट डालने का हक हासिल है। उसको जो सिटीजन्स के लिए जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी है, हर किसी को उसको अवेल करने का हक हासिल है। यानी पॉलिटिकली तो वो इक्वल है, पॉलिटिकली तो इक्वलिटी आ गई देश में, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली क्या अभी भी इनइक्वलिटी है। वो कैसे? इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। पॉलिटिक्स में हम वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल को मानते हैं और वन वोट मतलब वन वैल्यू। बट इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन जो हमारी समाजी और माशी ज़िंदगी होती है, वी शैल बाय रीज़न ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारे समाजी और माशी ढांचे हैं, उससे कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। हमारे जो समाजी ढांचे हैं, समाजी और माशी ढांचे हैं, उसके ज़रिए हम ये वन मैन वन वैल्यू की जो प्रिंसिपल है उसको कंटिन्यू डिनाई कर रहे हैं, उसका कंटिन्यू इनकार कर रहे हैं। हम ऐसे वन मैन वन वैल्यू नहीं मानते। जो पैसे वाला होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसका सोशल स्टेटस अपर होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ऐसा ही होता है। हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? हम कब तक के ऐसा करते रहेंगे कि जो समाजी और माशी बराबरी को कब तक चलते रहेगी, और समाजी और माशी बराबरी को हम कब तक डिनाई करेंगे, इनकार करेंगे? इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक कि इसका इनकार करते रहें, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। तो ऐसा करने से हम जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको भी ख़तरे में डाल देंगे। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट। हमें ये जो इख्तिलाफ है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि पॉलिटिकली तो हम एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, वन मैन वन वैल्यू मानते हैं, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली जो ऐसा नहीं है कि वन मैन वन वैल्यू नहीं है, तो हमें फ़ौरन ही इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस इख्तिलाफ को हटाना ही चाहिए। और एल्स those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग who suffer from inequality, जो लोग ये नाबराबरी झेल रही हैं, जो लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, जिन लोगों को निचला समझा जाता है, कमतर समझा जाता है, इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ढांचे को उड़ा के रख देंगे। मतलब एक दिन तो वॉल्केनो फट
हटेगा ही जब किसी पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता रहेगा तो वो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे ही। और जो हमारी असेंबली ने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, बहुत मेहनत से काफ़ी मेहनत मशक्क़त की गई कि इसके ऊपर बहुत मंथन किया गया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और देश में डेमोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। तो ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ढांचा है, इसको ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं हटाते। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे।